हाँ तो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट एकेडमी में आप सभी का फिर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो उन प्रश्नों को समझने से पहले हमको दो चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और एक चीज़ आप लोग बताएंगे इसमें क्या हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और इन्हीं की सहायता से हम अपरिमेय जो संख्या है उसको हम सिद्ध करेंगे कि ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या क्या, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है कि संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब दो संख्याएं आपके पास दी रहेंगी और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसको एक बार थोड़ा सा मैं पढ़ के फिर सुना दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब क्या इसको समझ में आना चाहिए। कि लिखा है कि संख्याओं का ऐसा युग्म, आपके पास दो संख्याएं दी रहेंगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20 और 15, दो संख्याएं हैं, और हमने लिख दिया यहाँ पर 21 और 20, और संख्याएं लिख सकते हो आप 6 और 5 हमने लिख लिया, और संख्याएं रख सकते हो जैसे यहाँ पर लिख ले हम 9 और 6। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्याओं का युग्म जो है वो सह अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्याओं का युग्म जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले हम इस पर विचार करते हैं। परिभाषा के अनुसार संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब यह है कि दोनों का हम गुणनखंड करें तो दोनों में उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड न हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो चलिए इस पर विचार करते हैं, देखते हैं सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5, 15 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे नहीं 3 3 गुणे 5। तो इसमें देखिए 5 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखा गया कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, लेकिन यहाँ पर 5 जो है दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब यह जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। आइए इसको देखते हैं। 21 लिखा है, इसका गुणनखंड कर लें 7 त्रिक 21, 20 का कर लें तो 2 गुणे 5। इसमें से ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो दोनों में। तो इसका मतलब ये जो संख्या लिखी गई है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 5 और 6 पर विचार करो तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 और इसका 5, तो 5 का गुणनखंड 5 ही होगा, 1 गुणे 5 लिख सकते हो। यहाँ पर भी जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जब एक के अतिरिक्त केवल इसमें इन एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह जो है सह अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 9 लिखा हमने, इसका गुणनखंड कर लें 3 गुणे 3, और यहाँ पर लिखा गया है 6, तो इसका गुणनखंड कर लें 2 गुणे। यहाँ पर चेक करो कि इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया। इसका मतलब यह जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और इसके बाद तो थोड़ा सा आप लोग बता दें कि थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे एक चीज हमको इसमें और समझनी पड़ेगी कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 20, अगर हम 20 का वर्ग करें, 20 के वर्ग में
भाग दें 5 से, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। 400 के वर्ग में हम 5 से भाग दें, अगर ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो जाता है, अगर इससे ये जो 5 से 400 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसका वर्ग हटा दो, मतलब 220 है, यहाँ पर 20 है, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 होगा। अगर हम इसमें 5 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 20 के वर्ग को हटा दें, अगर 20 में भाग दें 5 से, तो भी ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर 20 से 5 से 20 भी क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4। तो ये चीज़ हमें समझनी है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने रख लिया 3, 9। अगर हम 9 के वर्ग को 3 से विभाजित करें तो यहाँ पर 27 बटे में 9 आ जाएगा, अरे 3 आ जाएगा, और 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो कितना जाएगा 9। अगर हम क्या करें कि इसके वर्ग को हटा दें, मतलब 9 को भी 3 से भाग दें, तब ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी भी अपरिमेय संख्या रहेंगी उन्हें हम सिद्ध करेंगे और साबित करेंगे कि सब संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जितनी भी, अगर आप लोग एक सवाल अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इस प्रश्नावली के पूरे सवाल को आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो केवल हमें एक सवाल इसमें से अच्छे से समझना है। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसका पहला ही प्रश्न मैं ले रहा हूँ, प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न जो है लिखा गया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर जो पहला इसमें लिखा गया है वह सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत इसको मान लेते हैं कि करड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो उसको हम मान करके हल करेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर करड़ी में एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है वो P बटा Q के रूप की होती है। तो इसलिए करड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं P बटा Q, जहां पर एक Q का जो मान है आप लोगों को पता रहेगा कि 0 के बराबर नहीं रहेगा, और P और Q, और यहाँ पर P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर P के और Q के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या नहीं होगी। अभी जो इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर P और Q एक ऐसी संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका भी वर्ग, रूट में 5 का स्क्वायर बराबर P बटा में Q का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा,
पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे में 5। तो यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ पर P और Q, ये जो P और Q है परिमेय संख्या है, इसलिए P और Q दोनों ही पूर्णांक है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 से P स्क्वायर में भाग देंगे, तो यहाँ पर भागफल जो है एक पूर्णांक है, Q स्क्वायर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर P 5 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब मैंने आप लोगों को ही बताया था, जैसे अगर हम मैंने ले लिया यहाँ पर 15 का वर्ग करके हम इसको मान लीजिए 3 से विभाजित करें, तो 15 का वर्ग आप लोगों को पता है कि 225 होता है, और उसको हम 3 से विभाजित करें तो अगर मान लीजिए कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम इसको विभाजित करें तो 7 और 5, यहाँ पर 225 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसका अर्थ यही है कि यहाँ पर ये जो 3 है ये 15 की स्क्वायर को हटा दें तो 15 की स्क्वायर को भी ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। करने का मतलब यहाँ पर 15 को भी 3 जो है पूरा पूरा विभाजित करेगा। इसी वजह से यहाँ पर P स्क्वायर को 5 जो है विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब P 5 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित होगी। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए जो है 5 जो है, अरे P जो है 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो अगर हम 5 का गुणनखंड करें तब P के गुणन खंड में 5 होगा। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर 5 जो है और P जो है 5 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो अगर हम 5 का P का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर 5 गुणे यम। यहाँ पर P का मैंने गुणनखंड कर दिया, उसमें से 5 जो है एक जरूर होगा, और दूसरा का गुणनखंड क्या होगा हमें नहीं पता, तो उसको मैंने क्या मान लिया, यम। तो यहाँ पर P का मान यहीं पर हम रखेंगे, P का मान जो है यहाँ पर हम रखेंगे, P का मान जो है इसमें हम रख देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर P का मान यहाँ पर 5 बराबर, P का मान हमें कितना रखना है, 5 यम का स्क्वायर है और बटे में Q का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 बटे में 5 × 5 = 25 यम का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर Q को इधर ला दें, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 25 यम स्क्वायर बटे में 5 से इसको हम विभाजित कर दें तो Q स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर Q स्क्वायर बटे में 5 इधर गुणा इधर 75 करके ला देंगे तो बटी में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यम स्क्वायर। इसका मतलब ये Q जो है पूर्णांक है और पूर्णांक में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो यह भी यम जो एक पूर्णांक आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए Q भी 5 से क्या होगा, इसलिए Q 5 से भी विभाजित होगा।
इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको हम स्थिति 3 में आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से, 2 से और 3 से। समीकरण 1 में हमने क्या माना था कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब यह है कि P के गुणनखंड में और Q के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, वही जो होता है सअभाज्य संख्या होती है। लेकिन समीकरण 2 में देखिए, यहाँ पर P 5 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P के गुणनखंड में 5 आएगा। और समीकरण 3 से देखिए, Q 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब Q के भी गुणनखंड में क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि जो मैंने ऊपर हमने माना था कि P बटा Q जो एक करड़ी में 5 जो एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करड़ी में 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि जो परिकल्पना हमने की थी वह गलत है। गलत है का मतलब यही हमने कहा था कि P और Q एक सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से हमें पता लग रहा है कि ये जो हमने माना था कि ये P और Q सअभाज्य संख्या है, और समीकरण 2 और 3 से हमें पता लग रहा है कि P के गुणनखंड में 5 है और Q के भी गुणनखंड में 5 है। तो इसका मतलब P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने यहाँ पर परिकल्पना की थी कि मान लिया था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो, क्या है, गलत है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हम क्या करेंगे कि इस सवाल को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि इसके विपरीत हम मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मैंने मान लिया तो इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप के, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है P बटा Q के रूप की होती है। तो करड़ी में 5 को हमने लिख दिया P बटा Q के रूप में, जहां पर P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसको मैंने समीकरण 1 बना दिया। अब क्या करेंगे, इसी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q स्क्वायर बटे बराबर लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे में 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर को 5 जो है पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब P जो है 5 से भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह है, अतः तब हम लिख सकते हैं, तब P के गुणनखंड में क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम P का गुणनखंड करेंगे तो P बराबर 5 हम लिख देंगे, और इसका मान P का मान उठा के इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो 5 बराबर P की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5 m स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 25 m स्क्वायर। अब ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको विभाजित करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा में 5। अतः हमें यहाँ से पता चलता है कि Q स्क्वायर को 5 जो है विभाजित कर रहा है, और इस वजह से Q 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। और इस तरह से समीकरण 1 और 2 और 3 की तुलना करें तो हमें पता लगता है कि जो हमने अभिधारणा किया था वो क्या है, गलत है। इस वजह से करड़ी में 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से आप लोग जैसे अब इसी तरह से हम रूट में 2 को
रूट में 3 को 5, 6 जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं हम सभी को इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जितनी भी ये संख्याएं हैं रूट वाली एकदम सेम हूबहू इसी तरह पैटर्न पे होगा। हमें सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है तो सेम इसी तरह से हम करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यदि आप पहले आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।